नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक करेंगे, आगामी बजट को लेकर बैठक करेंगे। 16 मार्च से शुरू होने वाला है बजट सत्र। इसको लेकर अब थोड़ी देर में सीएम हाउस में बैठक होगी, अफसरों के साथ चर्चा होगी, बजट में शामिल होने वाले बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी। 16 मार्च से बजट सत्र शुरू और बजट सत्र शुरू होने से पहले तैयारियां और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठक करेंगे। आपसे कुछ ही देर में यह बैठक होगी, तमाम अफसरों के साथ ये बैठक होगी। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, 16 तारीख से अब बजट सत्र की शुरुआत होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है कि बजट को लेकर और क्या क्या अहम बिंदु हैं इसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, ये बजट राज्य सरकार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बजट के बाद प्रदेश में नगरीय और पंचायत स्तर के चुनाव होंगे। तो ये बजट जो है राज्य सरकार के लिए खासा अहम है और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ अब पूरे बजट को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे और इसका सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। आज ही मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम हाउस में बैठक करने वाले हैं, जिसमें वित्त विभाग के अलावा कुछ और विभाग के अफसर भी मौजूद रहेंगे और इसमें इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से बेहतर योजनाओं का ऐलान सरकार अपने बजट में कर सकती है, कोई नया टैक्स लगाए बिना किस तरीके से जनता को फील गुड कराया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ अफसरों से फीडबैक लेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए थे कि बजट को लेकर वो अपने स्तर पर मसौदा तैयार करें कि किस विभाग की कितनी मांगे हैं और उसके लिए कितना बजट का आवंटन उनको चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेहतर तरीके से लागू की जा सकती है। इसका रोडमैप विभागों की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री विभागवार इस बात की समीक्षा करेंगे कि कौन से मद में कितनी राशि किस विभाग को दी जानी है। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि इस बार के बजट में प्रदेश की जनता को बेहतर नतीजे देखने को मिले और साथ ही जो सरकार का 1.25 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके बाद प्रदेश की जनता तक एक बेहतर मैसेज जाए कि राज्य सरकार का बजट नपा तोला ही नहीं बल्कि आम जनता के हित वाला बजट होगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद एक एक विभाग की विभागवार जानकारी लेंगे और उसके बाद बजट तैयार होगा, जो कि 16 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ ही देर के बाद ये एक बैठक करेंगे और ये पहली बैठक होगी और इसके बाद लगातार सिलसिलेवार मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और उसके बाद जो है बजट को फाइनल रूप दिया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है और उसके बाद भी ये लगातार जारी रहेगी। आज से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। साथ ही अनुराग, ये भी कि जाहिर सी बात है विपक्ष की तो हर चीज पर नजर रहती है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का भी ख्याल, कहीं ना कहीं क्या बल्कि इस चीज का भी ख्याल अब सरकार को रखना होगा कि विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिल जाए बजट को लेकर ही। बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्री तरुण भनोत पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार के बजट में किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लागू होगा, लेकिन सरकार का फोकस इसी बात को लेकर है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाए, ग्रामीण इलाकों में सेवाओं का किस तरीके से विस्तार किया जाए और सबसे अहम मुख्यमंत्री कमलनाथ शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बदहाली है उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो उन व्यवस्थाओं को बजट के जरिए किस तरीके से सुधारा जा सके और इसके अलावा सरकार इस बात का भी ऐलान कर चुकी है कि रामपथ वन गमन विकास को लेकर एक बड़ी राशि का आवंटन इस बार बजट में किया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री बारीकी से पड़ताल करेंगे और एक एक बिंदु को लेकर वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे ताकि एक बेहतर बजट तैयार हो सके, जिसके जरिए वो प्रदेश की जनता के साथ ही विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं उनका भी जवाब दे सकें। तो ये सबसे अहम है, राज्य सरकार का बजट होना है, साल भर का बजट होगा और इसमें साफ तौर पर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की झलक होगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यही चाहते हैं कि चलिए देखना होगा कि अब जब बैठकों का दौर शुरू होगा, उसके बाद अब जब 16 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा तो उसके बाद फिर जनता को क्या कुछ मिलता है आने वाले बजट में, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यानी कि सरकार ने शुरू कर दी। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पंचायतों के परिसीमन की चुनौती याचिकाएं खारिज। कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं, कानून के दायरे में हुआ पंचायतों का परिसीमन, पंचायतों के परिसीमन में सही प्रक्रिया का मिलान। तो बड़ी खबर इस वक्त की जबलपुर से आपको बता रहे हैं।
जहां सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंचायतों के परिसीमन की चुनौती याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं। कानून के दायरे में हुआ पंचायतों का परिसीमन। प्रतीक जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। प्रतीक, बड़ी राहत कहा जाएगा इससे सरकार के लिए? देखिए बेशक श्रद्धा, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लगातार, चाहे वो पंचायतवार बात की जाए या फिर नगर निगम या नगर पालिकाओं के स्तर पर बात की जाए, तमाम जितनी भी प्रक्रिया हुई है, विशेष रूप से परिसीमन को लेकर हम बात करें तो उसको चुनौती दी गई थी। ये आरोप लगाए गए थे कि गवर्नर के अधिकार क्षेत्र को कलेक्टरों ने अपने अधिकार क्षेत्र में पाते हुए परिसीमन की जो तमाम आदेश हैं उसे जारी कर दिया गया। एक लंबी बहस जो थी इन याचिकाओं पर पूर्व की सुनवाइयों में भी चली थी और आज भी इन तमाम, आज चूंकि कैटेगराइज कर दिया है हाईकोर्ट ने, आज ग्राम पंचायतों के परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, उन मामलों की सुनवाई हुई। कल और परसों भी सुनवाइयां होनी है, जो कि नगर निगम और नगर परिषद को लेकर के अलग अलग सुनवाइयां हाईकोर्ट ने नियत की हैं। बहरहाल आज जो ग्राम पंचायतों का मामला था उस पर सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यह पाया है कि जो परिसीमन की प्रक्रिया की गई वो दावे आपत्तियों को बुलाकर के की गई। सरकार ने अपना यह पक्ष रखा कि बकायदा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके पूर्व में आपत्तियां बुलाई गई थी और नियम अनुसार पूरी कार्रवाई को वैधता के साथ पूरा किया गया और हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही पाया। यह भी बात की गई, रखी गई कि जिन लोगों ने इन याचिकाओं के माध्यम से परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है वो दरअसल उस दायरे में आते ही नहीं है, ना ही उस ग्राम पंचायत के हैं। तो कुल मिलाकर तमाम बातें थी, दलीलें थी, लंबी बहस चली और हाईकोर्ट ने पाया कि परिसीमन प्रक्रिया ग्राम पंचायतों वार की जो है वो सही की गई है और तमाम याचिकाओं को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी देने के लिए। और धार से खबर, मॉब लिंचिंग का मामला, विधानसभा की प्रवर समिति पहुंची धार, मौके पर जाकर बैठक ली। मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट जल्द ही विधानसभा में पेश होगी। बैठक में इस तरह की घटनाओं को रोकने के सुझाव दिए गए। तो धार मॉब लिंचिंग मामला जिससे हर कोई वाकिफ है, बड़ा मामला हुआ था। एक शख्स की मौत हो गई थी, इसके अलावा कई लोग इस मामले में घायल हो गए थे। 35 लोग वीडियो के आधार पर उनको चिन्हित किया गया था, जिसमें से 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, इसको लेकर अब प्रवर समिति जो है विधानसभा की वो धार पहुंची, बैठक ली है मौके पर जाकर। मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट जल्द ही अब विधानसभा में पेश होगी और बैठक में बात हुई है कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके सुझाव दिए गए। और बड़ी खबर गुना से, जहां बिजली के खंभे से बांधकर युवक की पिटाई, युवक पर शराब के नशे में बदसलूकी का आरोप। मोहल्ले वालों ने युवक को पकड़कर बिजली के खंभे से बांधा। घटनास्थल पर पहुंची मकसूदनगढ़ पुलिस, युवक को छुड़ाकर थाने ले गई पुलिस। तो अब मोहल्ले वालों ने एक युवक की पिटाई की है। इससे पहले धार की मॉब लिंचिंग की खबर हम पढ़ रहे थे और बात यही कि पुलिस क्यों नहीं सौंपा जाता ये मामला। जो काम पुलिस का है वो पुलिस को छोड़कर लोग क्यों अपने आप ही इस काम में जुट जाते हैं, कानून के काम करने में। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण एक धार का था, जहां पर लोगों ने बिना कुछ समझे जाने मॉब लिंचिंग का शिकार एक व्यक्ति को कर दिया और एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। गुना में एक शख्स को खंबे से बांधकर उसको पीटा है। बदसलूकी का आरोप इस शख्स पर है। बताया जा रहा है कि ये शख्स शराब के नशे में था, बदसलूकी इसने की। मोहल्ले वालों ने युवक की पिटाई की बिजली के खंभे से बांधकर। पुलिस आई, मकसूदन पुलिस मौके पर पहुंची और फिर युवक को छुड़ाकर थाने लेकर गई। तो मकसूदन पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आपको बता दें इससे पहले मोहल्ले वालों ने पुलिस का काम अपने हाथ में लिया और बिजली के खंभे से इस एक युवक को बांधकर उसकी पिटाई की। युवक पर आरोप यह है कि उसने शराब के नशे में बदसलूकी की। युवक नशे में था और इसकी रिपोर्ट पुलिस में ना कराकर, पुलिस को इसकी खबर ना देकर मोहल्ले वालों ने खुद ही ये पूरा मामला अपने हाथ में लिया और इस युवक की पिटाई की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। धक्कापुरा गांव का ये पूरा मामला है और उसके बाद फिर इस युवक को पुलिस छुड़ाकर लेकर गई। तो युवक पर शराब के नशे में बदसलूकी का आरोप है और मोहल्ले वालों ने इस युवक को बिजली के खंभे से बांधकर इस युवक की पिटाई की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस युवक की पिटाई की है मोहल्ले वालों ने बिजली के खंभे से बांधकर। बाद में पुलिस आई और फिर पुलिस ने इस युवक को छुड़ाया और पुलिस इस युवक को थाने लेकर गई।
युवक पर आरोप है शराब के नशे में बदसलूकी करने का। तो युवक पर आरोप है, युवक को नशे में बताया जा रहा था, बदसलूकी का आरोप है। लेकिन बार बार यही बात कि जो काम पुलिस का है वो पुलिस को क्यों नहीं करने दिया जाता, वो काम क्यों लोग अपने हाथ में कानून को लेने की कोशिश करते हैं। ये काम पुलिस का है, अगर किसी ने बदसलूकी की है तो फिर पुलिस के हवाले करना चाहिए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और इस युवक को थाने लेकर गई, लेकिन उससे पहले मोहल्ले वालों ने खुद ही उस युवक को पीटा और अब पुलिस लेकर गई है। उसके बाद ही तफ्तीश होगी कि क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन अब तक की खबर के हिसाब से युवक पर आरोप कि उसने शराब के नशे में बदसलूकी की, मोहल्ले वालों ने उसे खंबे से बांधकर पीटा। गुना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक को खंबे से बांधकर उसकी पिटाई मोहल्ले वालों ने की। युवक पर आरोप है कि उसने शराब के नशे में बदसलूकी की। यह आरोप युवक पर था, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने उस युवक को खंबे से बांधा और उसकी पिटाई की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पुलिस इस युवक को थाने लेकर गई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिंडौरी में माता शबरी की जयंती के मौके पर विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सीएम ने आदिवासी बैगा मुकुट और बैगनी जैकेट में जमकर सियासी तीर चलाया। हाथों में तीर कमान थामे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न सिर्फ मंच से तीर छोड़े, बल्कि अपने बयानों के वाण से 15 साल की शिवराज सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। दरअसल प्रदेश के मुखिया कमलनाथ शबरी माता जयंती पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करने डिंडौरी पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद पहली बार डिंडौरी पहुंचे कमलनाथ का मंच पर पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने जिले को न सिर्फ 35 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, बल्कि आश्वासन भी दिया कि छिंदवाड़ा के बाद डिंडौरी और मंडला जिले में विकास की गंगा बहाएंगे। तालियां तब बजाएं जब आपको दिखे तब आप तालियां बजाएं। घोषणाओं पर कोई तालियां मत बजाइएगा। 15 साल शिवराज सिंह ने 12-13 हजार घोषणाएं करी थी प्रदेश में। अपने जेब में नारियल लेके घूमते थे, जहां मौका मिलता था नारियल फोड़ देते थे, घोषणाएं करते रहते थे। जो कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, छोड़िए मोदी जी 2 करोड़ 2 लाख तो बता दीजिए, उसमें से 10-20 लोग आप हमारे मंडला डिंडौरी की बता दीजिए। आज मोदी जी किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मोदी जी जोर जोर से चिल्ला के राष्ट्रवाद की बात करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। वही स्थानीय विधायक और मंत्री ओमकार मरकाम और जिले के प्रभारी मंत्री तरुण बनोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ की जनता को विकास करने का भरोसा भी दिया है। ये जो हमारा लकड़ी है, हमारे यहाँ का लकड़ी, हमारे यहाँ का मेहनत और दरवाजा हम ही को नहीं मिलता। बड़े बड़े ठेला में तोड़ करके ले जाते हैं बाहर जगह में, हम ही लोगों को नहीं मिलता। मेरा ये निवेदन है कि हमारे यहाँ का लकड़ी हम लोगों को उपयोग के लिए मिला और हमारे यहाँ के नौजवानों को ट्रेनिंग दिया जाए और यहीं से बड़े बड़े हम लोग सोफा सेट पलंग दुनिया भर के बनाएंगे और बाहर बेचेंगे और रुपया इधर लाएंगे। ऐसा हमारा जय किसान ऋण मुक्ति का शुरू करेंगे और मुझे आपको इस मंच से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसके तहत हमारे लगभग 8 लाख किसान भाइयों का कर्ज माफ होने जा रहा है, जिसमें डिंडौरी जिले के भी हमारे आज अभी तक प्रथम और द्वितीय चरण में 16,523 किसान भाइयों का जय किसान ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ हुआ है। शबरी माता जयंती के बहाने डिंडौरी में विशाल आदिवासी सम्मेलन कर प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यह जता दिया कि उनकी प्राथमिकता में आदिवासी समाज सबसे ऊपर है।
विजय तिवारी, न्यूज 18 डिंडौरी। एमपी दौरे पर चल रहे सिंधिया का आज एक साथ कई अंदाज देखने को मिले, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों जब भी एमपी दौरे पर रह रहे हैं, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का सिलसिला चला रहे हैं। वहीं भोपाल में उनका ब्रेकफास्ट और डिनर डिप्लोमेसी भी लगातार जारी है। राजधानी आए सिंधिया इस बार पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के आवास, जहां उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत में सिंधिया ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उनको मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं, मैं अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हूँ। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर उतरने की बात फिर से दोहराई। विपक्ष को मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप के लिए लड़ने के लिए सक्षम हूँ और मैं अपने आप के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं प्रदेश की जनता के लिए लड़ रहा हूँ, जो मैं पिछले 16-17 वर्षों से कर रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। मैंने जो रास्ता लिया है वो जनसेवा का रास्ता लिया है और जनसेवा में हमें लोगों का मुद्दा उठाना ज़रूरी है। और मैंने यही कहा है कि अभी 1 साल हुआ है, सब्र रखना है। हमारे वचन पत्र में जो भी लिखा है वो हम 5 साल में हम लोग पूरा करेंगे। वहीं सिंधिया को मंत्री पीसी शर्मा का भी साथ मिल गया है। शर्मा ने कहा कि वचन पत्र पूरा नहीं होने पर पूरी पार्टी सड़क पर उतरेगी। अभी तो 1 साल हुआ है, मतलब बाकी 4 साल और हैं वचन पत्र पूरा कर देंगे, और वचन पत्र पूरा नहीं हुआ तो सभी सड़कों पर उतरेंगे। भोपाल से निकलकर सिंधिया पहुंचे गुना, जहां सर्किट हाउस में उनकी दिग्विजय सिंह के साथ बंद कमरे में मुलाकात तय थी, लेकिन समय अभाव के चलते दोनों नेता सड़क पर ही एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया, साथ ही हंसी मजाक के मूड में भी दिग्विजय और सिंधिया दिखे। बहरहाल ज्योतिरादित्य एक ओर जहां सड़क पर उतरने की बात कहकर जनता को साध रहे हैं, वहीं नेता और कार्यकर्ताओं से मिलकर पूरी पार्टी को भी साधने की कवायद में जुटे हैं। अब इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए भोपाल से पूजा माथुर और गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट को लेकर पीएम को खत लिखकर ऐतराज जताया है। रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर गठित किए गए ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी को लिखे खत में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि राम मंदिर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान रामालय ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है, लिहाजा दोबारा मंदिर के लिए ट्रस्ट गठित किए जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने ट्रस्ट में किसी प्रमाणित शंकराचार्य को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट में शामिल कुछ नामों को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह को जिन नामों पर आपत्ति है उनमें चंपत राय, बीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष, अनिल मिश्रा, आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक, कामेश्वर चौपाल, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, गोविंद देवगिरी, संघ के पुराने प्रचारक। वहीं दिग्विजय सिंह के पीएम को लिखे खत पर निशाना साधने में बीजेपी ने देर नहीं की। कांग्रेस को यह निर्णय पच नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने भी निर्णय का सम्मान किया, स्वागत नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी ने भी वो लिंक जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना करती हैं अपने ट्विटर पर शेयर की। इनको फूटी आंखों नहीं सुहारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर। राम मंदिर निर्माण को लेकर दिग्विजय सिंह के लिखे खत पर जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं ट्रस्ट के गठन के बहाने कांग्रेस केंद्र पर निशाना साध रही है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। गुना के मकसूदनगढ़ में आज शबरी जयंती के मौके पर मंत्री जयवर्धन सिंह अलग ही रंग में रंगे नजर आए। मंत्री जयवर्धन कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ आदिवासियों के साथ झूमे, बल्कि आदिवासियों के पारंपरिक नृत्य और गरबा में भी उन्होंने शिरकत की।
भोपाल में पिपलानी इलाके में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में एक चोर ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर दानपेटी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। देर रात हुई ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जब चोर मंदिर के गेट को तोड़ता हुआ मंदिर में जाता है और वहां रखे दानपेटी और नकदी समेत मंदिर में भगवान के आभूषणों पर हाथ साफ कर रफूचक्कर हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।